नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार में लाउडस्पीकर के बाद हनुमान चालीसा पर सियासत गर्म है। दिखाएंगे खबर, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एलएनएमयू में मचे घमासान की तस्वीरें। बीएचयू के बाद अब एलएनएमयू यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में इफ्तार पार्टी करने और नमाज पढ़ने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरभंगा नगर से बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने न सिर्फ इस पर कड़ी आपत्ति जताई, बल्कि यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुलसचिव को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यूनिवर्सिटी में इफ्तार, यूनिवर्सिटी में नमाज, यूनिवर्सिटी कैंपस में धार्मिक आयोजन। ये यूनिवर्सिटी है या सियासत का अड्डा? ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें दरभंगा के प्रतिष्ठित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की है। यहाँ 26 अप्रैल को इफ्तार पार्टी का भी आयोजन हुआ और नमाज भी पढ़ी गई। शिक्षा के मंदिर में हो रहे इन धार्मिक आयोजनों पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने तो इनकी शिकायत राज्यपाल से भी किए जाने की बात कह दी है। शिक्षण संस्थानों को धार्मिक संस्थान के रूप में तब्दील करना किसी हालत में भी ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और मैं महामहिम राज्यपाल जी को भी पत्र लिखने वाला हूँ। कुल सचिव पर पूर्व से भी विभिन्न तरह के आरोप लगते रहे। यूनिवर्सिटी में इफ्तार और नमाज के आयोजन से नाराजगी न सिर्फ बीजेपी नेताओं में है, बल्कि खुद यूनिवर्सिटी के अंदर भी खलबली मची है। यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट सदस्य मीना झा ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर शैक्षणिक संस्थानों में इफ्तार होगा तो यहाँ दुर्गा पूजा भी होगी और हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। हम ये कह रहे हैं कि आज आप इफ्तार मना रहे हैं तो हिंदू संगठन कहेगा मैं दुर्गा पूजा मनाऊंगी, महिला मोर्चा कहेगी हम यहाँ दुर्गा पूजा के उत्सव मनाएंगे, डांडिया मनाएंगे। किस किस को आप रखिएगा? नहीं मनाने दीजिएगा तो आप हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाइएगा। इनका मंशा तो यही है। वहीं यूनिवर्सिटी में इफ्तार और नमाज के आयोजन पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद अनजान बने हुए हैं। उन्होंने विवाद से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इससे यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। मिथिला विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर में कभी भी जुमा की नमाज नहीं हुई है। नहीं, विश्वविद्यालय की तरफ से कोई इफ्तार पार्टी कभी नहीं रखी गई है। इस साल भी नहीं रखी गई है जब से कोरोना हुआ है। उधर यूनिवर्सिटी में इफ्तार और नमाज का आयोजन करने वाले जेडीयू नेता इंजमामुल हक का कहना है कि सारे आयोजन विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश के बाद ही हुई। देखिए, ये जो आयोजन था पूर्व में भी होता आया है, कोरोना काल की वजह से नहीं हुआ था और हमारे छात्र जेडीयू के साथी और विभिन्न छात्र संगठन के साथियों के साथ मिलकर हम लोगों ने दावते इफ्तार का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे लोग को आमंत्रित किया था, बहुत सारे लोग आए भी। यूनिवर्सिटी में इफ्तार और नमाज पर बीजेपी जहां हमलावर है, वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन बचाव की मुद्रा में है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्सिटी ही सियासत का अड्डा बन जाए तो पढ़ाई कहां होगी और शोध कहां होंगे। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। लाउडस्पीकर को लेकर पूरे देश में इन दिनों राजनीति चरम पर है। बिहार में भी लाउडस्पीकर को लेकर सियासत तेज है। लाउडस्पीकर पर सियासी शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल बिहार में लाउडस्पीकर लाउड ही रहेगा। इस रिपोर्ट को देखिए। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। सबको कैसे अधिकार है मुख्यमंत्री जी? हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। लाउड स्पीकर धर्म का नहीं जीवन का मसला है। लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। बिहार में भी लाउड स्पीकर को लेकर सियासत तेज है। लाउड स्पीकर को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए लाउड स्पीकर पर सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है। यूपी में लाउड स्पीकर उतारना चाहिए, बिहार में भी मांग कर रहे हैं लोग कि लाउड स्पीकर होना चाहिए। अरे छोड़िए ना सब, एथेनॉल का बात करिए, सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोग का जो व्यू है जानते नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम।
चंद घंटों के बीच सीएम नीतीश कुमार दूसरी बार लाउड स्पीकर पर मुखर हुए। शुक्रवार को जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी के दौरान भी नीतीश कुमार ने लाउड स्पीकर के मुद्दे को फालतू और बेकार बताया था। सब फालतू चीज इन सब चीजों से हम लोग सहमत नहीं। क्या चीज है सर? लाउड स्पीकर वाला सर, लाउड स्पीकर वाले पर क्या कहना है? अरे फालतू चीज है, जिसको जैसे मन करता है चलता, बेकार चीज है सर। जिस लाउड स्पीकर पर सियासत लाउड है, दरअसल वो किसी दल या सरकार का एजेंडा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर बजाने पर महत्वपूर्ण आदेश दिया था। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि ऊंची आवाज या तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का हनन है। हर शख्स को शांति से रहने का अधिकार है। लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अपनी बात कहना अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में आता है, लेकिन यह आजादी जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों या दूसरे लोगों को परेशानी हो। कोई भी शख्स लाउड स्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से ज्यादा नहीं होगी। जब भी तय मानकों का उल्लंघन हो, वहां लाउड स्पीकर और उपकरण जब्त करने के बारे में राज्य प्रावधान करे। लाउड स्पीकर के मुद्दे को भले ही सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन ये मसला पूरी तरह से जीवन से जुड़ा मुद्दा है। न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए, लाउडस्पीकर विवाद के बहाने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा है। तेजस्वी ने पूछा है कि बुलडोजर और लाउडस्पीकर की बात होती है, लेकिन बेरोजगारी और किसान मजदूर पर बात क्यों नहीं की जाती। साथ ही लोगों को गुमराह करने का भी तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। किस पे बात हो रही है? बुलडोजर पे बात हो रही है लाउडस्पीकर पे। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती? महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है? तरक्की की बात क्यों नहीं होती? किसान की बात क्यों नहीं होती? मजदूर की बात क्यों नहीं होती? इस पे क्यों नहीं चर्चा होती है भाई? ये मतलब लोग जो है गुमराह किया जा रहा है। जो असल प्रश्न है, जनहित के मुद्दे, उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। आप बताओ ना, लाउडस्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी, लेकिन जिसको रोजगार नहीं मिला उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। और बिहार में लाउडस्पीकर विवाद की एंट्री होने पर पक्ष और विपक्ष नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। इसी बीच दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर कहा कि 18 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में साफ है कि 10 डेसिबल से 75 डेसिबल तक आवाज की सीमा का ही उपयोग कर सकते हैं। इस बातों पर सभी बुद्धिजीवियों को निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि माइक लगाकर इबादत की जाए। कुछ लोग बेबुनियादी बातें कभी इफ्तार कर देते हैं, कभी रफ्तार कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जितना काम है उनके हित में काम करने की ज़रूरत है। जो लचड़े पिछड़े मुस्लिम भाई हैं उनको किस प्रकार मुख्य धारा में लाया जाए, जो लचड़े पिछड़े हिंदू भाई हैं उनको किस प्रकार मुख्य धारा में लाया जाए, इसकी चिंता करने में हम लोग लगे हुए हैं। अभी रफ्तार, इफ्तार और ये जो है लाउड स्पीकर, उसकी चिंता छोड़ के हम लोग बिहार सरकार के काम में लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इन चीज़ों को क्लियर कर दिया। और केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर 26 मई को बीजेपी पूरे देश में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में 12 नेताओं की टीम बना दी गई है। हालांकि बीजेपी के इस आयोजन पर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी के आयोजन पर विपक्षी दलों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं। बीजेपी जश्न के मूड में है और भव्य तरीके से जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने इस मौके पर 26 मई को देश भर में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया है। 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 8 साल पूरा हो रहा है। उस अवसर पर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कार्यकर्ताओं ने यह मन बनाया है कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बीजेपी के चालीसा पाठ आयोजन पर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर हमला बोला है और राम और हनुमान के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया है। हनुमान चालीसा का पाठ करें कि रामायण का पाठ करें, इनको किसने रोका है? लेकिन वो करेंगे नहीं, सिर्फ हनुमान चालीसा के नाम पर राजनीति करेंगे। अब जनता भी इन्हें समझ चुकी है, अब जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। लेकिन हनुमान जी के नाम पर यदि भाजपा के कुछ तथाकथित लोग यदि राजनीति कर रहे, समाज में द्वेष फैलाना चाह रहे, अच्छी बात है। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन समाज में द्वेष फैलाने का काम नहीं करें। भाजपा गिरती हुई अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करना चाहती, इसलिए भाजपा ऐसे मुद्दों को उठा रही है जो व्यक्तिगत आस्था का मुद्दा है। हनुमान चालीसा व्यक्तिगत आस्था का मुद्दा है। इस मुद्दे को सड़क पे लाना सर्वथा गलत है। हनुमान चालीसा पर बिहार में जारी सियासी घमासान पर जेडीयू ने सेफ साइड लेते हुए कहा कि कोई दल क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार सामाजिक सौहार्द के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं। अब कौन दल क्या कार्यक्रम चला रहा है उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सरकार अपने स्तर से सामाजिक वातावरण के अनुसार काम करती है और समाज में सौहार्द कैसे बना रहे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेहतर काम पिछले लगातार 17 वर्षों से कर रहे हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ हनुमान चालीसा विवाद अब पूरे देश में फैल गया है, लेकिन 26 मई को होने वाले बीजेपी के आयोजन पर बिहार में अभी से महाभारत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, एक तरफ हनुमान चालीसा पर बिहार की सियासत गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता पर भी सियासत चरम पर है। सबके लिए समान कानून पर जब से केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया है, तब से बिहार में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी देश भर में सबके लिए समान कानून लागू करने की मांग कर रही है, तो इसमें 2017 में नीतीश कुमार का पत्र भी सामने आ जाता है। पत्र में सीएम नीतीश कुमार ने सबके लिए समान कानून पर पूरे देश में बहस पर जोर दिया। नीतीश कुमार ने यह पत्र देश के तत्कालीन लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस बीएस चौहान को लिखा था, जिसमें नीतीश कुमार ने समान नागरिकता कानून पर आम सहमति बनाने पर जोर दिया था। इस पत्र के सामने आने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। देखिए, इसमें तकनीकी समस्या क्या नहीं है, ये तो इच्छा शक्ति की बात है ना। ये देश आजादी के 70 वर्ष तक धारा 370 को पोष के रखे हुआ था। हम लोग भी जानते थे कि खत्म ही नहीं होने वाला है, 35 से खत्म नहीं हो सकता है, धारा 370 खत्म नहीं हो सकती है। एक राष्ट्रवादी सरकार जब बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो धारा 370 को 7 मिनट में हटाकर अलग कर देती है। ये सिर्फ बिहार की ही बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। और हम समझते हैं कि सारे देश के लोग इस बात की गहराई से समझ रखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जिसको हम लोग समान नागरिक संहिता कहते हैं, इसे लागू करने से पहले कुछ एहतियाती कदम हैं जो करना अति आवश्यक है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां पर सबौर बीडीओ को जान से मारने की धमकी दी है। तो ये बड़ी खबर भागलपुर से, जहां पर सबौर बीडीओ को जान से मारने की धमकी दी गई। बीडीओ प्रतीक राज को मारने की धमकी दी गई है। बरारी मुखिया जयकरण पासवान पर आरोप लगाया गया है। बरारी मुखिया जयकरण पासवान पर एफआईआर दर्ज किया गया है। मुखिया पर गाली गलौज का भी आरोप लगा है। SC/ST कानून में फंसाने की यहां पर धमकी भी दी गई है। बीडीओ प्रतीक राज ने सुरक्षा की मांग की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीडीओ प्रतीक राज को मारने की धमकी दी गई है। भागलपुर से ये बड़ी खबर, बरारी मुखिया जयकरण पासवान पर
धमकी देने का आरोप लगा है। बरारी मुखिया जयकरण पासवान मुखिया पर गाली गलौज का आरोप लगाया गया है। आपको बताते चले कि SC/ST कानून में फंसाने की धमकी दी गई है। सबौर बीडीओ को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं। जान से मारने की धमकी दी गई और हम यहाँ पर चले गए हैं प्रखंड कार्यालय में या सरकारी आवास में, तो इसी आधार पर हमने सुरक्षा की मांग की। सर कौन क्या है सर? बरारी के माननीय मुखिया जी को बरारी साहब। और खबर आपको सुपौल से बताते हैं, जहां पर पुलिस पर एक परिवार को झूठे आरोप में फंसाने का आरोप लगा है। शराबबंदी कानून के नाम पर पुलिस ने परिवार के 15 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें परिवार पर पुलिस के काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। दरअसल किसी ने पुलिस को खबर दी थी कि बसबिट्टी गांव में इस परिवार के यहां शराब बेची जा रही है, जिसके बाद पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस को जांच में कुछ नहीं मिला, जिसके बाद परिवार के सदस्यों ने इस छापेमारी का विरोध किया तो पुलिस ने परिवार के 15 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी। पुलिस ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाया है। अब इस केस से पूरा परिवार बेहद परेशान है। जो बुजुर्ग बीमार की वजह से बेड पर पड़े हैं, उन्हें भी आरोपी बनाया गया है, जबकि वो खुद चल भी नहीं सकते। अब वे उत्पाद विभाग के झूठे केस में फंसकर परेशानी झेल रहे हैं। वहीं पुलिस का इस पर कहना है कि मामले की जांच लगातार जारी है। जो लड़का हमारे यहाँ साफ सुथरा है, बाहर में कमाता है और गांव में है भी नहीं, उसके नाम से जो है कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है, उसका तहकीकात नहीं करता है। पुलिस प्रशासन का गांव में जो है चौकीदार है, चौकीदार से पता लगवा ले कि वो लड़का गांव में है कि बाहर में है। उसके बाद जो है इसकी जो है छानबीन करे, और जो लड़का है ही नहीं गांव में, वो दारू कहाँ से बेचेगा? और जो बेच रहा है वहाँ पहुँच नहीं रहा है। इज्जतदार परिवार को जो है नाहक का परेशानी में डाले हुए। हमको तो बोलने का भी साहस नहीं है। उठेंगे कैसे, कहाँ जाएंगे हम? खाना भी नहीं खाया जाता है, चला भी नहीं जाता है। पैर हम देख लीजिए आपके नजर में, हम उठने वाले हैं, आपको लगता है? तो आपका नाम कैसे पड़ गया? सरकारी काम में आप बाधा पहुंचा रहे थे, पुलिस से आप जबरदस्ती करने गए थे? पता नहीं। 13 तारीख को जो है सुपरिटेंडेंट लाला आज कुमार सुमन और उनके साथ जो है बहुत सारा फोर्स था, उत्पाद विभाग की टीम। हाँ, वो जो है बार इससे पहले भी 2-3 बार जो है वो लोग आए, बलराम बाबू के यहाँ चेक किए, कुछ नहीं मिला। उस रोज भी आ रहे थे तो हम रास्ता में मिल गए, हम ही उनको जो है पकड़ के लाए। हम कहलिए चलिए दिखा लेते हैं। आप लोग बार बार आते हैं। वो लड़का भी यहाँ नहीं रहता है, जयंत कुमार 6 महीना से दिल्ली में रह रहा है। उस रोज आए, वो जो है घूम के जो है पूरा जो है चेक किए, कुछ नहीं मिला। हम लोग सहयोग किए, घर वाला भी सहयोग किया, घूम घूम के जो दिखाया। जैसे सोमवार को आइए, हम आपको जो लिखित में एगो दे देंगे। लिखित में क्या देंगे? जो हम लोग को पता चला रही 14-15 आदमी का नाम जो दे दिया, अज्ञात में जो 20-25 आदमी का, और जैसे उल्टे फंसा दिया। एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा शराब की सूचना पर छापामारी करने गए थे, उनकी टीम गई थी, तो उनके द्वारा जो है उनके सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। एक्साइज विभाग के जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, उन्हीं के बयान पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है और उसके तहत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और मातृभाषा मैथिली को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने की कवायद अब जोर पकड़ने लगी है। मैथिली भाषा को उचित सम्मान दिलाने और उसे प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए खुद मातृशक्ति ही अब मैदान में उतर गई है। हाथों में पैम्पलेट और होठों पर मैथिली गीत। अपना लिपि मातृभाषा ले सब मिलकर चलब, सब मिलकर चलब। ये महिलाएं मातृभाषा को उचित सम्मान दिलाने के लिए मधुबनी कलेक्ट्रेट के सामने धरना और उपवास पर बैठी हैं। मांग ये है कि मिथिलांचल के स्कूलों में नौनिहालों को मैथिली भाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाए। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह की इन महिलाओं का कहना है कि जैसे दूसरे राज्य अपनी मातृभाषा में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देते हैं, उसी तरह से मिथिलांचल में मैथिली में शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
अपन मातृभाषा के संरक्षण हेबाक चाही और अपन मातृभाषा में पढ़ाई हेबाक चाही, प्रारंभिक शिक्षा में हेबाक चाही। बच्चा सब मैथिली में यदि पढ़त तो बहुत आगू जाए। हमर सबके मांग है जे प्राथमिक शिक्षा में मैथिली हेबाक चाही। जहन सब राज्य में, भारत देश के सब राज्य में मातृभाषा के लेल अपन अपन राज्य के जे अक्षर छै, लिपि छै, ओकरा जहन सरकार के अनुसंधान अनुसूची में देल गेल छै तो मैथिली के किया नहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होने पर बच्चों में पढ़ने लिखने की अच्छी और सरल समझ विकसित होगी। खासकर ग्रामीण इलाके में इसका काफी सकारात्मक असर दिखाई देगा। बहरहाल मातृभाषा मैथिली को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने के लिए अब मातृशक्ति ही सड़क पर उतर गई है। देखना यह है कि बच्चों के स्कूली किताबों तक मैथिली भाषा कब तक पहुंचती है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। मुंगेर विश्वविद्यालय ने सत्र 2018-21 स्नातक पार्ट 3 के बीए का रिजल्ट जारी किया है, लेकिन इसमें विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। विश्वविद्यालय ने एक विद्यार्थी को बीए के तीनों पार्ट को मिलाकर कुल 800 की जगह 868 अंक दिया है। साथ ही स्टूडेंट को पार्ट 3 के ऑनर्स विषय के पेपर 5 में कुल 100 अंक में से 555 अंक दिए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है उसे चेकर मेकर के अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक से लेकर कुलपति और प्रति कुलपति द्वारा भी अप्रूव किया गया है। बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई, ये एक गंभीर सवाल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।